हे वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो आज हम करने जा रहे हैं मई 2025 के पेपर में आया क्वेश्चन 6 का ए पार्ट। बेसिकली ये चैप्टर है टैक्स ऑडिट का, और टैक्स ऑडिट वाला जो है रिसेंटली 2024 में ही आप लोगों के सिलेबस में ऐड हुआ है, तो इसके आंसर राइटिंग को लेके काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है। सो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे, एक ही क्वेश्चन करेंगे, बस इतना ही है वीडियो। इस क्वेश्चन को रीड करेंगे और इसके आंसर को पहले तो समझेंगे, जिन लोगों को नहीं समझ आया वो आंसर समझ लेंगे, ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि हम लोगों को इसको बेसिकली टू जस्टिफाई दिस 6 मार्क्स, 6 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। टू जस्टिफाई दिस मार्क्स हम लोगों को इसको बेस्ट प्रेजेंटेशन कैसे करनी चाहिए ताकि हमारा टाइम भी सेव हो जाए और हम लोगों को स्कोर भी इसमें अच्छा मिले, ठीक है। तो सबसे पहले लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन। यहाँ पे मिस्टर राम जो है ना वो एंगेज्ड है इन ट्रेडिंग ऑफ मोबाइल्स एंड इज प्रोपराइटर ऑफ मेसर्स नारंग मोबाइल्स, ठीक है। इसकी टर्नओवर और एग्रीगेट रिसीट्स जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 है उसकी है 5 करोड़ 12 लाख, ठीक है। इसने रिसीव किया 22 lakhs फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स इन कैश एंड रिमेनिंग 4.90 करोड़ वर रिसीव थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग, ठीक है। ये ऑनलाइन बैंकिंग चैनल्स है बिफोर 31/3/2025, हमारा ईयर क्लोज होने से पहले। ही ऑल्सो मेड अ टोटल बिजनेस पेमेंट ऑफ 5 करोड़ 50 lakhs अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स, रेंट, सैलरीज एंड अदर बिजनेस एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस की बात हो रही है, ठीक है। out of which total cash payment is around 28 lakhs and remaining all kind of payments made through online channel, ठीक है। ये क्या है, कैश पेमेंट्स है। सो इसमें दोनों में आप देख पा रहे होगे कि इसने एक क्लैरिफिकेशन दी है एज टू कैश, ये यहाँ पे कैश है, राइट। Now, no other amount received or paid during the year on business account. He has no other business in his name. ठीक है, बहुत अच्छी बात है। Whether Mr. Ram is required to get books of accounts of Narang Mobile compulsorily audit for the assessment year 25-26 as per section 44 AB of Income Tax Act 1961। ये आपको क्या करना होगा, यहाँ पे डिस्कस करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसने एक एजम्पशन बोली है जो आपको लेके चलनी है। एज्यूमिंग मिस्टर राम इज रिक्वायर्ड टू गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड in the light of the tax audit applicability under section 44 AB of the act. Also discuss whether the following issue need to be reported by the chartered accountant of Mr. Ram in the tax audit report as applicable for assessment year 25-26 under section 44 AB in relation to tax audit of Mr. Narang Mobile in view of section 269 ST, ठीक है। You need to give the relevant provisions of law in support of your answer. Means यहाँ पे अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको यहाँ पे जो relevant provisions है ना, sections हैं, उनको mention करना पड़ेगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम नहीं पता, नहीं आता हो। वैसे तो अभी आपके पास टाइम है, जनवरी में है, इस चैप्टर के एटलीस्ट आप सारे सेक्शंस को गो थ्रू कर लो। लेकिन स्टिल अगर ऐसा होता है आपको नहीं आता, इट्स ओके, मार्क्स तो डेफिनेटली कटेंगे क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग होती है। बट कुछ ना करने से कुछ तो करो, जितना आता है वो तो करके आओ, ठीक है। उसके बाद नारंग मोबाइल इशूड एन इनवॉइस ऑफ 3,50,000 टू मेसर XYZ एंड कंपनी फॉर सेल ऑफ मोबाइल्स ऑन 10/2/25, ठीक है। मेसर्स XYZ एंड कंपनी मेड पेमेंट ऑफ 2,50,000 थ्रू अकाउंट पे चेक। द बैलेंस ऑफ 1 lakh हैज़ बिन पेड ऑन 10 डिफरेंट डेट्स इन कैश, ठीक है। 10 डिफरेंट डेट्स इन कैश, ठीक है, थ्रू पेमेंट ऑफ 10,000 ईच ऑन ईच डे बिफोर 31/3/2025। अब यहाँ ये कह रहा है हमें इग्नोर करो क्लॉजेज नंबर्स गिवन इन फॉर्म 3CD प्रिस्क्राइब्ड। अगर ये नहीं लिखता ना, तो अभी आप लोगों ने अगर देखा हो, मैंने रिसेंट वीडियो डाला है स्टैट्यूटरी अपडेट्स का, तो उसमें जो 3CD फॉर्म के क्लॉज में काफ़ी सारी अमेंडमेंट्स हैं उसको हमने डिस्कस किया है, ठीक है। सो वो एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ क्योंकि इसने कह के हमें बोल दिया है कि आपको ना इग्नोर कर देना, मुझे क्लॉज नंबर मत बताओ, कोई बात नहीं है, इट्स फाइन, आई अंडरस्टैंड, लेकिन मुझे इनकम टैक्स के प्रोविजंस का रेफरेंस ज़रूर देना, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम क्लॉज मेंशन नहीं करेंगे। आपको पता है, करना चाहते हो, इट्स ओके कि भाई मैंने इतना पढ़ा है मैम, तो फिर क्या करूँगा, मैं अपने पास रख के बता ही देता हूँ, दैट इज़ अ डिफरेंट सिनेरियो। बट अदरवाइज़ यहाँ पे ये आपसे ये डिमांड नहीं कर रहा। अब सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को बेसिकली क्या करना है,
सेक्शन 44A(b) की एप्लीकेबिलिटी देखनी है, ठीक है, क्या एप्लीकेबल है या नहीं है। उसमें अगर कोई कंप्यूटेशन रिक्वायर्ड है तो वो आप करोगे, फिर आप ये बताओगे कि क्या इसे टैक्स ऑडिट कराने की ज़रूरत है, ठीक है। वो बताने के बाद सेकंड इसने आपसे पूछा है रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट इन फॉर्म 3CD, है ना, सेक्शन 269 ST इसके रिगार्ड में। तो यहाँ पे इसने पूछा है तो इसे भी आप एड्रेस करेंगे। तो यहाँ पे जो स्टैट्यूटरी प्रोविज़न में क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे इसमें आपको बताना है नहीं बताना, वो सारी डिटेल लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे इसे कंक्लूड करना होगा। तो ये आपके 3 स्टेप्स रहेंगे बेसिकली, राइट। सो इसको सबसे पहले हम लोगों को लिखने की देखना है कि हमें कैसे लिखना है। सो यहाँ मैं इसे पूरा पेज में कन्वर्ट कर रही हूँ सो दैट यू कैन सी हाउ टू राइट योर आंसर। और पता है क्या, पास्ट ईयर क्वेश्चंस अगर आप बहुत सारे कर लो ना, आपको क्वेश्चन रीड करने की जो स्पीड है वो भी बढ़ जाती है और आंसर लिखने की भी, क्योंकि हाथ में प्रैक्टिस आ जाती है, ठीक है। चलिए देखिए, तो सबसे पहली चीज़ हम बताएंगे एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स ऑडिट। अपना क्वेश्चन सामने रख के बैठ जाओ अंडर सेक्शन 44AB। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि एप्लीकेबिलिटी कब होती है टैक्स ऑडिट के अंडर सेक्शन। तो आपको यहाँ पे ना इसका स्टैट्यूटरी प्रोविज़न लिखना है, जैसा भी आपको टूटी फूटी भाषा में याद है उसको आपको रीराइट करना है यहाँ एज इट इज़, ठीक है। सो आप यहाँ लिखेंगे कि सेक्शन 44AB मैंडेट्स टैक्स ऑडिट वेयर क्या टोटल सेल्स। मैम हमें भी ऐसे लिखना नहीं, आप लाइन से लिखेंगे, मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को याद भी रहे। टोटल टर्नओवर, ग्रॉस रिसीट एक्सीड्स 1 करोड़ इन एनी प्रीवियस ईयर, यही कहता है ना। तो क्या बस इतना ही था? नहीं, यहाँ पे एक और चीज़ थी। यहाँ पे था हाउएवर टैक्स ऑडिट शेल नॉट, है ना, एक कंडीशनिंग थी ना। आप चाहो तो इसको अंडरलाइन कर सकते हो एज आई डिड, शेल नॉट, या फिर आप पेन चेंज कर सकते हो। नॉर्मली आप ब्लू से लिख रहे हो तो यू कैन राइट दिस इन ब्लैक। अप्लाई वेयर टर्नओवर is less than equal to 10 crores if both conditions under the proviso to section 44AB are satisfied, ठीक है। और वो क्या कंडीशन थी? सबसे पहली कंडीशन क्या थी? एग्रीगेट कैश रिसीट्स किसकी? इंक्लूडिंग सेल्स इज लेस देन इक्वल टू 5% ऑफ टोटल रिसीट, ठीक है। फिर दूसरा क्या था? एग्रीगेट, और यहाँ एब्रीवेशंस नहीं यूज़ करना, पूरा लिखना, कैश पेमेंट्स, यहाँ पेमेंट्स है ना, कौन सी इंक्लूड करेंगे? इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस जो भी हुई हैं, दिस इज लेस देन इक्वल टू 5% ऑफ टोटल पेमेंट, राइट। ये क्यूमुलेटिव कंडीशंस हैं, ठीक है। ये दोनों की दोनों कंडीशंस को हमको चेक करना है। सो सबसे पहले ये हमने एज इट इज़ रिप्रोड्यूस कर दिया है सेक्शन को, पहले आपको ये लिखना है। अब आप इसको अप्लाई करना है, ठीक है। अप्लाई करते वक्त आप यहाँ पे सेकेंड उसमें करेंगे, लेट्स अप्लाई। तो सबसे पहले क्या होगा? स्टेप 1 में आपको क्या करना है? कैश रिसीट्स को कैलकुलेट करना है, कैश रिसीट्स परसेंटेज, है ना। सो ये कैसे करेंगे? कैश रिसीट कितनी है फटाफट से क्वेश्चन में देख के मुझे बताओ, कितनी थी कैश रिसीट यहाँ पे? दिस वॉज, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है 22 lakhs, और टोटल कितनी थी? 5 करोड़ 12 lakhs, ठीक है। सो स्टेप 1 कैश रिसीट्स, ठीक है, ये कितनी है? इज इक्वल टू 22 lakhs। टोटल रिसीट्स कितनी है?
5,12,00,000। ठीक है, सो परसेंटेज कैसे निकलेगा? 12 lakhs डिवाइडेड बाय 12 lakhs इंटू 100, तो ये आता है आपका अप्रॉक्सीमेटली 4.30%। ठीक है, सो कंडीशन 1 क्या थी? लेस देन 5%, है ना। सो क्या पहली कंडीशन को ये यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है? अगर मैं पहली रिसीट की बात करूँ यहाँ पे, अगर आई एम टॉकिंग अबाउट रिसीट, तो क्या इसको कंप्लीट ये कर रहा है, फॉलो ये कर रहा है? यस। तो ये 5% जो था इससे लेस है, तो फिर इसे हम क्या करेंगे? मैम इसे नहीं, अभी दूसरा स्टेप भी देखेंगे ना। हाँ, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है, स्टेप 2 देख लेते हैं, क्योंकि क्यूमुलेटिव है, दोनों कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी, है ना। तो दूसरी तो नहीं कहीं इसने हमें फंसा दिया है कि हम उसमें रह जाएं। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे? कैश पेमेंट्स परसेंटेज। ठीक है, सो उसमें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेम, कैश पेमेंट कितनी है, ठीक है, और टोटल पेमेंट कितनी है, दोनों देख के बताओ मुझे फटाफट से। सो कैश पेमेंट इज, आई हैव हाईलाइटेड ऑलरेडी, है ना। कैश पेमेंट इज 28 लाख, राइट। और टोटल पेमेंट कितनी थी यहाँ पे? दिस वॉज 5,50,00,000। ठीक है, सो just put the values. This was 28 lakhs and this was 5.50 lakhs। ठीक है, सो यहाँ पे हम इसका परसेंटेज निकालेंगे, दैट इज 28 lakhs। जिन लोगों की कैलकुलेशन में थोड़ा सा भी ज़ीरोज़ को लेके एरर रहता हो, वो शॉर्ट फॉर्म में ना चले, पूरा पूरा करके करें। ठीक है, दिस कम्स आउट अराउंड 5.09%। ठीक है, तो क्या कंडीशन 2 सेटिस्फाई हुई है? यहाँ पे क्या चाहिए था? लेस देन 5% ऑफ टोटल पेमेंट, और ये कितनी है? मोर देन 5%। अब कितना ऊपर होना चाहिए? कुछ ऐसा है क्या? नहीं, 5% से नीचे होना चाहिए, अब 5% होना चाहिए। उससे ऊपर तो ये 0.01 भी होता तो भी हम इसे कंसीडर कर लेते। तो सेकंड कंडीशन इसने सेटिस्फाई नहीं की, दोनों कंडीशन को क्यूमुलेटिवली सेटिस्फाई करना ज़रूरी था, है ना, हमने ऊपर लिखा था सेंटेंस में, दीज बोथ कंडीशंस आर क्यूमुलेटिव। सो अब ये क्या करना पड़ेगा? सो कंक्लूड करेंगे यहाँ आप कंक्लूजन लिखेंगे, सिंस कैश पेमेंट्स exceeds the 5% ceiling, the exemption under the proviso fails। ठीक है, सो क्या होगा फिर? therefore tax audit is compulsorily applicable for assessment year 25-26। ठीक है, ये आप इसे लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसको अपने अकाउंट्स जो हैं अब हर हालत में क्या करने पड़ेंगे? अपनी जो भी ड्यू डेट है उससे पहले पहले ऑडिट कराने पड़ेंगे और फॉर्म 3CD फाइल कराना पड़ेगा। ठीक है, जो भी 44AB में डेट्स मेंशन है उससे पहले। क्लियर है यहाँ तक का? हाँ, अब बात आती है कि 3CD में रिपोर्टिंग कैसे होगी। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट अच्छे से समझ में आ गए कैसे लिखेंगे, है ना। मैं साइड बाय साइड लिख रही हूँ, आप सीक्वेंस में ऊपर नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, अब यहाँ पे हमें करना है सेकेंड पार्ट। ठीक है, दैट इज reporting requirement in form 3CD section 269 ST। क्लियर है? सो स्टैट्यूटरी प्रोविजन तो है 269 ST की, वो क्या बोलते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। सो यहाँ पे आप लिखोगे स्टैट्यूटरी प्रोविजन अंडर सेक्शन 269 ST। इसे जो भी आपको याद है, देखो अगर आपको बिल्कुल अच्छे से याद है एज इट इज़ जो फॉर्म है तो आप वैसे लिख दो, अगर आपको वैसे नहीं याद है तो आप अपनी भाषा में यहाँ पे से कंक्लूड करके लिख सकते हो। तो यहाँ पे नो पर्सन शेल रिसीव ₹2 lakh or more
किन किन कंडीशन में? इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन, है ना, और इन एग्रीगेट फ्रॉम अ पर्सन इन अ डे, और in respect of transactions relating to one event or occasion, है ना। मैंने इसको कैसे लिखा है? सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में। अगर किसी को एज इट इज़ भाषा याद रहे 269 ST, तो वो एज इट इज़ रिप्रोड्यूस कर सकता है यहाँ पे, है ना। फिर वो सीधे लिखेगा। अब जैसे मैंने लिखा है ना, तो यहाँ पे मैं फोर्स्ड हूँ, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक समरी बना दी है 269 ST की, और दिस इज़ क्वाइट एक्सेप्टेबल। आप प्रैक्टिकली लाइफ में भी सिर्फ और सिर्फ समरी याद रखते हो कि अच्छा ये सेक्शन था, इसमें ये बातें जो थी वो मेन मुद्दे की थी और ये सेकेंडरी थी, वो आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर ऐसा है ये 3 सिचुएशन, तो उसको 2 लाख रुपए रिसीव नहीं करने इन सब सर्कमस्टांसिस में। अदरवाइज देन, कैसे? अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे। देखो हमारी तो बहुत बुरी प्रॉब्लम है, आप बच्चों की नहीं है अभी, और डालना भी मत इसे। खैर हम लोग तो जब कॉलेज में भी हुआ करते थे, तो कहीं ना कहीं तभी से आदत ख़राब है, तो पेपर में बहुत एफर्ट लगता था कि कोई एब्रीवेशन नहीं लिखनी है, क्योंकि कॉलेज में भी एब्रीवेशंस लिखते थे। सो आप इस अकाउंट की जो है ना एब्रीवेशन नहीं लिखेंगे, आप पूरा अकाउंट्स लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने जो भी अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे ही चेक है, ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम, ठीक है। अगर ऐसा करते हैं आप, वॉयलेशन क्या करेगा? वॉयलेशन अट्रैक्ट्स पेनल्टी। कौन से सेक्शन में? अंडर सेक्शन 271D। मैम लिखना पड़ेगा, ऑफ कोर्स ये लिखना पड़ेगा 271DA, ठीक है। इक्वल टू कितना होता है ये? इक्वल टू, यहाँ आप इसे ब्रैकेट में लिख सकते हो, इक्वल टू द अमाउंट रिसीव्ड। नहीं भी लिखोगे तो ये चल जाएगा, बट बता दोगे तो अच्छी बात है, आपका जो एग्जामिनर उस पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि नॉलेज तो पूरी है बंदे को, है ना। फॉर्म 3CD रिक्वायर करती है ऑफ रिसिप्ट एक्सीडिंग द सेक्शन 269 ST लिमिट, है ना। सो यहाँ पे आप इसे कंक्लूड करके लिखेंगे, देयरफॉर फॉर्म 3CD requires reporting of receipts exceeding the section 269 ST लिमिट। क्लियर करें, ठीक है। अब आपने ये यहाँ पे लिख दिया, आपने सेक्शन एज इट इज़ लिखा है। अब आप इसकी क्या करेंगे? एप्लीकेशन। तो यहाँ आप लिख सकते हैं अप्लाइंग द लॉ। इस केस में तो क्या होगा, इसको आप अंडरलाइन कर दो, ठीक है। फिर आप लिखो यहाँ पे टोटल इनवॉइस वैल्यू कितनी है? बताओ मुझे, टोटल इनवॉइस की वैल्यू क्या थी थर्ड केस में? व्हाट वाज द टोटल इनवॉइस वैल्यू? इट वाज, कहाँ गया, वेयर इट इज, हाँ। तो टोटल इनवॉइस वैल्यू कितनी थी? इट वाज 3,50,000, ठीक है। इसमें से इसने जो पेमेंट है कैश की 250 की हुई है, और उसके बाद अकाउंट पे से, और बाकी जो बैलेंस है उसको उसने 10 डिफरेंट डेट्स पे किया है कैश में, है ना। देखो अभी आपको ये दिख रहा है आंसर, है ना, ये दिख रहा है। तो ये फर्स्ट पार्ट है इस आंसर का, ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट, उसके बाद ये सेकेंड, और ये थर्ड, है ना। हाँ, सो अप्लाई करेंगे इसे। सो यहाँ पे टोटल इनवॉइस की वैल्यू कितनी है? इट इज़ 3,50,000, है ना। उसके बाद रिसीव्ड वाया चेक कितना है? 2,50,000। रिमेनिंग जो है वो कितना है? 1,00,000। वो कैसे रिसीव किया है? रिसीव्ड इन कैश, रिसीव्ड इन कैश, ठीक है। सो कैश रिसीव कैसे हुआ है? कैश रिसीव हुआ है, कैश रिसीव्ड 10,000 रुपीज़ के
ऑन 10 डिफरेंट डेट्स। दिमाग लगाने की पूरी कोशिश की है इसने, ठीक है। सो यहाँ पे हम देखते हैं क्या 269 ST कहीं से भी ब्रीच हुआ है, तो पर डे की कैश की क्या लिमिट थी पर डे की, ठीक है, इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन कैश की क्या लिमिट थी, है ना, पर डे कैश 10,000, क्या वो है, वेरीफाइड है, ठीक है। दूसरे में टोटल कैश फॉर रेलिवेंट ट्रांजेक्शन कितना है, 1 लाख, क्या वो भी सेटिस्फाई है, क्या 2 लाख से नीचे है, यस 2 लाख से नीचे है। नो सिंगल ट्रांजेक्शन एक्सीड्स द लिमिट, कुछ नहीं हुआ, है ना। एग्रीगेट रिसीट अगर मैं बात करूं तो क्या वो भी विद इन है लिमिट्स, यस। तो यहाँ पे कोई भी वॉलेशन 269 ST की हमको नहीं दिखाई देती, ठीक है। सो यहाँ पे क्या मैम हमको ये सारी जो आपने बातें बोली हैं ये लिखनी पड़ेंगी, यस। इसे आप एप्लीकेशन में डाल सकते हो कि ये सब कुछ है और देयरफॉर, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली आप यहाँ पे लिखना शुरू करोगे, फिर देयरफॉर नो वॉयलेशन of section 269 ST. So no reporting obligation arises in form 3CD under the corresponding clause, ठीक है। मेंशन तो हमने करना ही नहीं है, राइट। अब ये आपका हर एक पॉइंट को आपने आंसर कर दिया है। सो फाइनली इट्स अ टाइम वी हैव टू फाइनली कंक्लूड इट, ठीक है। सो फाइनल कंक्लूजन आप लिखेंगे, और ये किस लिए लिखा जाता है, ये इसलिए लिखा जाता है कि आप जो आंसर लिख रहे होगे ना, वो आंसर सारा का सारा एग्जामिनर देखेगा कि इसने हर पॉइंट को एड्रेस किया है। अच्छा, तो वो जब चेक करेगा ना तो वो ये देखेगा कि अच्छा इस बच्चे को ये प्रोविज़न याद है, उसने इसे पढ़ लिया, ठीक है। अच्छा, इसकी एप्लीकेबिलिटी करके इसने आंसर निकाल दिया है। फिर वो देखेगा कि रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट की भी इसे प्रोविजनिंग याद थी, फिर इसने इसे एप्लीकेशन भी करके दिया है, और फिर इसने यहाँ पे इसने इसे मेंशन भी किया है कि ये अप्लाई करने के बाद क्या इफेक्ट होता है। फाइनल जो कंक्लूजन होता है ना, दैट इज़ ऑलवेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको हर हालत में देके जाना है कंक्लूड क्या करना है। अब ये जो कंक्लूजन है आप इसे बहुत शॉर्ट रख सकते हो, ठीक है, टू द पॉइंट। मैं जैसे बता रही हूँ ऐसे रखो, ये आप लोगों के लिए बहुत सिंपल होगा। तो फाइनल कंक्लूजन में आप लिखेंगे यहाँ पे, पहला टैक्स ऑडिट सेक्शन 44AB। सो यहाँ पे टर्न ओवर इज इक्वल टू 5.12 करोड़, कैश रिसीट इज इक्वल टू 4.30%, जो कि 5% से लेस देन इक्वल टू 5%, ठीक है। कैश पेमेंट कितना था, 5.09%, विच इज़ मोर देन 5%, ठीक है। सो यहाँ पे आप बोलेंगे कि टैक्स ऑडिट is mandatory. Applicable for assessment year 2025-26, ठीक है। ये तो हो गया इसका दूसरा पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। सेकेंड पार्ट, रिपोर्टिंग अंडर सेक्शन 269 ST फॉर्म 3CD में, ठीक है। सो यहाँ आप लिखेंगे कैश पेमेंट बाय मेसर्स XYZ इज इक्वल टू 1 लाख, है ना। कितने में स्प्लिट किया उसने, 10 में। आप चाहो लिखो, नहीं लिखना है नहीं लिखो, ठीक है। नेक्स्ट, नो सिंगल डे और सिंगल ट्रांजेक्शन, अभी हम बस बिल्कुल टू द पॉइंट बात करेंगे, और सिंगल इवेंट breaches the 2 लाख थ्रेशहोल्ड, है ना, उसको किसी ने भी यहाँ पे नहीं ब्रीच किया। सो नो रिपोर्टिंग इन फॉर्म 3CD इज रिक्वायर्ड। क्लियर है, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द आंसर राइटिंग। जिन जिन स्टूडेंट्स को भी इस आंसर के लिए कोई भी दिक्कत आ रही थी, एक तो पूरा देखा करो, ठीक है। कुछ नहीं जा रहा आपके इतनी सी वीडियो देखने के लिए। आंसर अगर आपको आता ही है तो इस फॉर्मेट को पूरा चेक कर लो, ठीक है। आप क्या करो कि 2 की स्पीड पे चला के देखो,
लेकिन आपको वैल्यू एडिशन तभी होगा, तभी मैं एक एक क्वेश्चन करके एड्रेस करूँगी, क्योंकि वीडियो इतना लंबा हो जाता है कि आप लोग बीच बीच में स्किप करते हो और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर कुछ निकल जाता है। ठीक है, सो ये जो है टैक्स ऑडिट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आपने हमेशा ऐसे ही आंसर करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उससे रेलेवेंट सेक्शन को रिप्रोड्यूस करेंगे। अगर एज इट इज़ सारा आपने रटा हुआ तो एज इट इज़ लिख दो, नहीं तो आप उसे समराइज करके लिख दो। ठीक है, फिर आप उसकी एप्लीकेशन लिखोगे कि अप्लाइंग दिस टू दी गिवन केस। ठीक है, उसके बाद आप जो दूसरा फैक्टर उसने पूछा उसका भी रिप्रोड्यूस करो, फिर लिखो अप्लाइंग दिस टू, और फिर लास्ट में आपने इसे फाइनली कंक्लूड करना है। आई होप दिस यू हैव अंडरस्टूड। ठीक है, और ये 6 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, दिस मच यू हैव टू डू। मैम इतनी सारी मेहनत करने के बाद कितना मार्क्स मिलेगा? पूरे 6 नंबर मिलेंगे भाई, इसके बाद 6 ही नंबर मिलेंगे, ये 6 नंबर के लिए ही बताया मैंने आपको। ठीक है, आई होप ये आप लोगों के लिए यूज़फुल हो। और जो बच्चे इनको देखते हैं ना वीडियोस को, वो काफ़ी मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि मैम बहुत दिन बाद आपकी वीडियो दिखी, या पहले मुझे पता नहीं था या कुछ। तो यार जो भी देख रहा है ना वीडियो, ट्राई एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, इसमें कोई नुकसान नहीं है। आप सब लोग एक दूसरे की मदद किया करो। ओके, तो अपने फ्रेंड्स को शेयर किया करो कि भाई यहाँ दिक्कत है तो तू भी इसे फॉलो कर ले। राइट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।